वेलकम टू केजी क्लब। आज हम लोग इग्नू की बुक EHI 5 जो कि मॉडर्न इंडिया फ्रॉम मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी के बारे में बताता है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम आने वाले 2-3 दिनों में शायद 14 तारीख को है। तो इसमें मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसका एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार इंटरनेट से चेक कर लेंगे या फिर स्टडी मटेरियल से पढ़ लेंगे, ठीक है। और हाँ, इतना पढ़ लेने के बाद आपका ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टेट फॉर्मेशन ऑफ मराठा, मैसूर, बंगाल, पंजाब, ये सब स्टेट कैसे फॉर्म हुआ, इसमें आप ये सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा। मराठा कैसे बना, मैसूर कैसे बना, हैदराबाद कैसे बना, बंगाल कैसे बना, पंजाब कैसे बना। खास करके इसमें आप लोग बंगाल और मैसूर और हैदराबाद, इन तीनों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। और पंजाब लगभग सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हैदराबाद, बंगाल और मैसूर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पंजाब से भी एक अलग सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, तो पंजाब को भी पढ़ लेंगे आप लोग। इसमें दिया हुआ सारा टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा सारा का सारा एक बार ज़रूर स्टडी मटेरियल से या फिर इंटरनेट से देख लेने का। दूसरा है काउजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट का क्या कारण था, ठीक है, एंड व्हाई डिड इट फेल, और यह फेल क्यों हो गया। तो 1857 का काउजेज अगर आप देंगे तो मैं आपको हल्का फुल्का बता दूं कि ये एक आर्मी म्यूटिनी था, ठीक है, कि ये सैनिक विद्रोह जिसको बोलेंगे, ये वो था, ठीक। तो सैनिक क्यों गुस्सा हुए ब्रिटिशर्स के प्रति जो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ये लिखना है। कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि ब्रिटिशर्स का किस तरह का बर्ताव था इंडियन के प्रति, जिसके वजह से यह रिवोल्ट और भड़का। और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो कि कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में ही आ जाता है, कि किस तरह का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स था, इसमें क्या कमजोरियां थी जिससे यहाँ के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये सब आप 1857 के रिवोल्ट में लिख देंगे। अब है तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ पूरे ऑल ओवर यूरोप में, पूरे यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर इंडिया ईस्ट के तरफ भी पसरा, क्योंकि कॉलोनी बहुत बड़ा मार्केट होता था। तो इस मार्केट में ब्रिटिशर्स का सामान यहाँ आने लगा। तो जब ब्रिटिशर्स का सामान मशीन का बना हुआ इंडिया आने लगा, तो यहाँ का जो इंडिजिनस सामान था, जो यहाँ का घरेलू उत्पादन था, वो कम हो गया। तो यहाँ का लोकल फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगा। हाँ, सारा मार्केट फ्लड हो गया, किससे, वेस्टर्न गुड्स से, पश्चिमी सामान से। तो इसलिए यहाँ का इंडस्ट्री जो बंद हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें आप लोग वो लिख दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है पॉपुलर अपराइजिंग बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट से पहले का जो विद्रोह था वो आप लोग लिखिएगा। इसमें आप लोग सन्यासी रेवेलियन लिखिएगा, मोपलाह अपराइजिंग लिखिएगा, ठीक है, सांथाल विद्रोह लिखिएगा। उसके बाद मोपला तो मैंने आपसे बोल ही दिया। ये सारे अपराइजिंग्स आप इसमें एक एक करके जोड़ करके लिख दीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बढ़ा, आखिर क्या जरूरी आ पड़ी कि ये सारे सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सिस्टम को अपनाया, और यहाँ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया इस सिस्टम में, और मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन का विस्तार हुआ, ठीक। इसे आप लोग लिख दीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन, इंडियन रिफॉर्मर्स, यहाँ इंडिया दिया हुआ, इंडियन रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के इंडियन रिफॉर्मर्स के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कुछ नाम मैं आपको रिफॉर्मर्स का बता देता हूँ, जैसे राजा राम मोहन रॉय, इन्हें तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, तो इनके बारे में आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, इन लोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब ईस्ट इंडिया के रिफॉर्मर थे, सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है। उसके बाद आर्य समाज जो कि नॉर्थ इंडिया के पास पड़ता है, आर्य समाज को किन्होंने बनाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये सब रिफॉर्मर्स के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हो गया। हाँ, 7th क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम डेवलप्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या क्या लाया? ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जैसे आर्मी हो गया, ब्यूरोक्रेट हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, तो ये सब वो क्यों लाए और उनका उद्देश्य क्या था, आप लोगों को इसमें वो बताना है। और जुडिशियरी सिस्टम अगर आया तो न्यायपालिका प्रणाली में इसमें आप लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट आया था, सबॉर्डिनेट कोर्ट आया था, रजिस्ट्रार कोर्ट आया था, लोअर कोर्ट आया था। ये सारे कोर्ट को आप पढ़ लेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 8वां क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। इंडिया में सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस के तहत हो रहा था, क्या इसका कारण था? ठीक है, कास्टिज्म क्यों हो रहा था, यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव था, तो क्यों था, कैसे समाप्त हुआ, ये सारा चीज़ आप इसमें लिखिएगा। 9th क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड यूटिलिटेरियन। ओरिएंटलिस्ट और यूटिलिटेरियन के बीच आप लोगों को डिफरेंस बताना है। ये सब के बारे में आप लोग एक बार स्टडी मटेरियल से या फिर इंटरनेट से देख लीजिएगा। मैं हल्का सा एक शब्द में ये बोल देता हूँ कि ओरिएंटलिस्ट वो हुए जो पुराने परंपरा को बचाए रखते हुए अपना काम चलाने वाले इंसान थे, और ये ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे। ठीक, जैसे विलियम जोन्स, हाँ, ये इस तरह के थे। और यूटिलिटेरियन वो हो गए जैसे कि स्वार्थी इंसान जो अपना काम निकालने के लिए यहाँ के लोकल रूल को भी तोड़ देने के लिए तैयार थे। तो ये यूटिलिटेरियन था। तो ये दोनों के बीच क्या अंतर था, आप लोग लिख देंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कैसे हो गया, किस तरह से यहाँ का इंडिगो फेमस हुआ, किस तरह से यहाँ का जूट फेमस हुआ, शुगर, राइस, ठीक है ना, ये सब का एक्सपोर्ट, मेनली जूट का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ, ये आप लोग देख लीजिएगा। 11th क्वेश्चन क्या है? वॉज द 18th सेंचुरी डार्क एज। क्या 18वीं शताब्दी डार्क एज था? देखिए, डार्क एज क्यों था, क्योंकि अब मुगल 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, मुगल एम्पायर लगभग बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। हाँ, ब्रिटिशर्स अपना तानाशाही दिखाना शुरू कर दिए थे। हाँ, ज़मींदार सबका लोकल एरिया में अपना तानाशाही चलता था। लोकल लोगों का बहुत बुरा हाल था। जब बड़े लोगों का ही बुरा हाल था, राज घराना का बुरा हाल था, तो फिर इंडिया का सिचुएशन आप समझ सकते हैं उस वक्त कैसा रहा होगा। इसलिए इसे डार्क एज कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक। 12th क्वेश्चन क्या है? डिड द परमानेंट सेटलमेंट सक्सीडेड विथ ऑब्जेक्टिव। क्या परमानेंट सेटलमेंट अपने काम में क्या कहें उसको, सक्सीड किया, सफल हुआ? तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। परमानेंट सेटलमेंट के तहत क्या लाया गया था? जमींदारी सिस्टम लाया गया था। ठीक है, लैंड को फिक्स किया गया था परमानेंट सेटलमेंट ला करके कि 10 सालों तक लैंड का जो टैक्स है वो वही रहेगा, इस तरह का लाया गया था। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। 13 क्वेश्चन में क्या है? ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स बर्मा। बर्मा की तरफ ब्रिटिश पॉलिसी कैसा था, इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं हल्का बता देता हूँ। बर्मा के साथ ब्रिटिशर्स पहले बर्मा से काफ़ी रिसोर्स का यूज़ करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो नाव बनाने वाला जो टीक होता है ना, वो होता था। और दूसरी बात, चीन से व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है, ये बर्मा होकर के जाना होता था, रास्ता था। और बर्मा में राइस का कल्टीवेशन बहुत होता था, तो जो भी ब्यूरोक्रेट चाइना से व्यापार करते थे वो बर्मा में रुकते थे और वहीं का राइस से उनका काम बनता था। लेकिन बाद में बर्मा का जो रूलर था, उन्होंने इंडिया पे हमला किया, असम को अपने में कैप्चर कर लिया, मणिपुर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो फिर इसके साथ ही उन्होंने चटगांव, जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर था, बंगाल में एक गांव पड़ता है, उस पर भी हमला बोल दिया। तो इसके वजह से ब्रिटिशर्स ने रिटेलिएट किया। उन्होंने बर्मा के साथ 2 युद्ध लड़े, और ये दोनों युद्ध में बर्मा की हार हुई। तो ये सारे बर्मा के साथ रिलेशन थे, इसे आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। अब 14th क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन रॉयज कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। राजा राम मोहन राय का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था? मैंने आपसे से पहले भी बताया था कि राजा राम मोहन राय को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, तो वो
हम लोगों ने मैंने आपसे कहा कि ये इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इक्वालिटी की बात कही, इन्होंने फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात कही, ये सब तो ठीक है कही। उसके बाद उन्होंने क्या किया? विडो री मैरिज को ख़त्म किया, अर्ली मैरिज को ख़त्म किया, पॉलीगैमी बहुविवाह को ख़त्म किया, ठीक है। एक भगवान की पूजा पे बल दिए, जो ब्राह्मणवाद पे हमला बोले, क्योंकि ब्राह्मणवाद क्या करते थे कि गरीब जो छोटे वर्ग के लोग थे उन्हें ऊपर उठने नहीं देना चाहते थे, ठीक है। तो उन पे उन्होंने प्रहार किया। हाँ, उनका दो लिटरेसी वर्क है, लिटरेरी वर्क, वो है एक आत्मीय सभा और दूसरा है तोहफ़त उल मुवाहिद्दीन, ठीक है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, तोहफ़त उल मुवाहिद्दीन और आत्मीय सभा। तो ये सब मैंने आप लोगों को हल्के से बता दिया है। आप लोगों ने करना है कि इंटरनेट पे जा कर के या फिर स्टडी मटेरियल पे जा कर के इसे सर्च करना है, ठीक। 15th क्वेश्चन क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 नहीं है, ठीक। चार्टर एक्ट ऑफ 1858 है, ठीक, 58। चार्टर एक्ट ऑफ 1858 है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1858, इसे मैं काट देता हूँ, ठीक। 1858 इसके जगह पे होगा। और सॉरी, यहाँ पे मिस स्पेल हो गया है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 नहीं, 33 होगा। आई एम सॉरी, एक सेकेंड, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए फिर से आप लोग एक बार देख लें इसे। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 नहीं, 33 होगा, 1833। यहाँ भी इसे काट करके 1833 होगा, 1858 तो है ही, देखिए मैंने इसे नहीं देखा था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था और चार्टर एक्ट ऑफ 1858 क्या था, आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे। मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, ये स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था। जो भी गुलाम वाला जो शासन चल रहा था, गुलाम जो रखा करता था, ब्रिटेन पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया। मोनोपोलिक जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, उसे ख़त्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ठीक। और 1858 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, इसके तहत अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी पावर नहीं रहा इंडिया को रूल करने का। अब ये पावर चला गया सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास, मतलब ब्रिटिश की जो रानी है अब वो इंडिया चलाएगी डायरेक्टली, और गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया गया। 16th क्वेश्चन क्या है? वुड्स डिस्पैच टुवार्ड्स यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच क्या था? वुड्स डिस्पैच देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आया था। इसके तहत इन्होंने कहा था कि आप शिक्षा में एक नया रिफॉर्म लेके आइए, आप टीचर्स को एजुकेशन दीजिए, आप जो भी स्टडी का जो क्लास है उसे चेंज करिए। जैसे आप मैट्रिकुलेशन लाइए, +2 स्कूल लाइए, कॉलेज लाइए। और इन्होंने यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करने की बात कही थी, जैसे बंगाल में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, मुंबई में और मद्रास में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक। इसका आप लोग देख लीजिएगा। 17th क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा का गठन कैसे हुआ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट ऑफ मर्केंटलिज्म, देखिए मर्केंटलिज्म जो था उस पर आप लोग एक बार लिख लीजिएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट पहले मर्केंटलिज्म का क्या रोल होता था, कैसे ये व्यापार करते थे, कहाँ से कहाँ तक करते थे, इसके बीच क्या इनको चुनौतियाँ थी, क्या घाटा था या क्या इनमें फ़ायदा था, वो देखिएगा। अब 19th क्वेश्चन क्या है? 19वां, इमरजेंस ऑफ सिख स्टेट। सिख स्टेट कैसे आया? देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पंजाब पे भी एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, तो सिख पंजाब से रिलेटेड है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे कि रंजीत सिंह के टाइम में सिख स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो कैसे हुआ। 20वां क्वेश्चन है नॉवेल इन इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर का जो नॉवेल का उदय हुआ आप लोग उसे देख लीजिएगा। और 21st में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जमींदारी रैयतवाड़ी, जमींदारी सिस्टम देखना है, रैयतवाड़ी सिस्टम देखना है, सन्यासी रेबेलियन देखना है, मोफला अपराइजिंग हमने आप लोगों को बता दिया, सन्यासी बता दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ कि जब इंडिया से रुपए बाहर जाने लगा, मतलब यहीं का रुपए से यहीं का सामान खरीद करके, हाँ, सस्ते में यहीं से बाहर ले जाना, वही था ड्रेन ऑफ वेल्थ।
ज्योतिबा फूले के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे इसमें 100 वर्ड का क्वेश्चन तो पूछेगा, और सब्सिडियरी अलायंस क्या था उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था 21 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आप लोग से ज़रूर देखिए, बहुत काम आएगा। थैंक यू।